Dear student, very good morning to all of you. Now I am going to tell about first chapter of history subject, bricks, bits and bones. You have already read about this chapter in previous live class, but now again in very short way we will discuss about this chapter. बेटा हम पिछले वीडियो में जो लाइव क्लास चली थी उस लाइव क्लास में हमने आपको बताया था इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, इसलिए एक बार फिर से मैं शॉर्ट तरीके से ही इसकी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता में सबसे पहले हमें देखेंगे कि हम इतिहास विषय के अंतर्गत कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं उसके पीछे सोर्स क्या होता है, किस आधार पर हम इतिहास की बातों को जानते हैं। इसके लिए दो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, एक तो रिटेन टेक्स्ट, सेकेंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और थर्ड क्रॉनिकल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तीन महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, पहला पुरातात्विक वस्तुएं, दूसरा लिखित प्रमाण और तीसरा विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। अर्थात जैसे यदि मैं ये बताऊं कि मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं या मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा था, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि ब्लैक बोर्ड यहाँ पर उपस्थित है। ये देखने वाले को यहाँ पर मिला कि हमने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया, तो बताएंगे कि हाँ ये सब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे। तो इन फ्यूचर ब्लैक बोर्ड will add evidence of my class. सेकेंड रिटेन टेक्स्ट, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी डायरी मेंटेन करूंगा, उसको अपनी डायरी में लिखूंगा और जो लिखूंगा तो वो सुरक्षित पड़ा रहेगा और फ्यूचर में जब कोई पढ़ेगा तो उसको एक लिखित प्रमाण होगा कि मैं इस विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर इस दिन ये टॉपिक पढ़ाया था। और थर्ड क्रॉनिकल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत। तो जो बाहर से लोग किसी काम से किसी कारणवश कहीं भी घूमने जाते हैं और घूमने के दौरान ट्रेवल के दौरान उनको जो भी वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जो भी मिलती हैं, उसको अपनी डायरी में नोट करते हैं और फिर कभी कभी फ्यूचर में पब्लिश करते हैं। तो वो भी एक सोर्स होता है, वो भी एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी किस माध्यम से प्राप्त हुई? तो उसके लिए न तो रिटेन एविडेंस था और न ही क्रॉनिकल्स थे। तो उसमें सिर्फ एक ही वस्तु थी जो फिजिकल एविडेंस थे, भौतिक या पुरातात्विक वस्तुएं, उनको ही मुख्य प्रमाण माना गया। और उन वस्तुओं में यही सारी वस्तुएं थी जो आपके चैप्टर में सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है, ईंटें, मलके और हड्डियां। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका उपयोग कहाँ होता था, किन कार्यों में होता था, तो इसके अलावा और कौन कौन से फिजिकल एविडेंस थे जो इस सभ्यता से आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च की। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के नाम के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम, हड़प्पा सभ्यता के नाम, इसको तीन मुख्य नाम से जाना जाता है जिसको अभी हम बता रहे हैं। फर्स्ट
हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। सेकेंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। इस सभ्यता को 3 नाम से जाना जाता है। अब इन 3 नाम से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे क्या कारण थे कि इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया, या कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम दिया गया, इसके कारण को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा वाज फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हड़प्पा स्थल जो था वो इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल था जो खोजा गया था। तो प्रथम स्थल होने के कारण इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि हड़प्पा की ही खोज सबसे पहले की गई थी। सेकेंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पूरी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, उसी सहायक नदियों के तट पर ही विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। समझ में आ रहा है कि ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी, इंडस और उसकी जो अदर ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां जिनको हम बोलते हैं रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, घग्गर, ये प्रमुख सहायक नदियां थी। इन नदियों के तट पर ही ये पूरी सभ्यता विकसित हुई, इसलिए क्योंकि मुख्य नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। थर्ड, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्ययुगीन सभ्यता। बच्चों, ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिड नॉट नो अबाउट आयरन मेटल। वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे कि आयरन को मतलब इस सभ्यता के दौरान आयरन की खोज नहीं हो पाई थी, लोहे की खोज इन्होंने नहीं कर पाया था। तो इस सिविलाइजेशन की जो मेजर मेटल थी वो कौन सी थी, ब्रॉन्ज। कौन सी मेटल थी, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेटल मेजर मेटल होने के कारण इस सभ्यता का नाम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन रखा गया। वाई? तो कहते जो भी वेपन्स, इंस्ट्रूमेंट जो भी बनते थे उन सब में ब्रॉन्ज को ही उपयोग किया जाता था। तो ब्रॉन्ज उनकी मेजर मेटल थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन रखा गया या कांस्ययुगीन सभ्यता रखा गया। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसकी खोज किसने किया था और इसके और जो महत्वपूर्ण स्थल है उनकी खोज किसने किया था।
मैंने बताया था कि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रथम स्थल था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। अर्थात राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही इस स्थल की खोज की थी। खोज कैसे की होगी? उन्होंने खुदाई करवाया होगा और खुदाई करवाने के दौरान जो एविडेंस मिले होंगे उसके आधार पर उन्होंने कहा होगा कि यहाँ पर कुछ वर्ष पहले लोग रहते रहे होंगे और वो अपनी विभिन्न एक्टिविटी को यहाँ पर कंडक्ट करते रहे होंगे, यानी यहाँ पर एक बस्ती रही होगी जिसमें बहुत सारे लोग रहे होंगे, ऐसा उन्होंने कहा और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एविडेंस प्रस्तुत किए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल था जो वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसकी खोज राखुदास बनर्जी ने 1922 में किया था। अर्थात मोहनजोदड़ो was second site of the civilization discovered by राखुदास बनर्जी in 1922। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज राखुदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस सभ्यता का कार्यकाल क्या था। इस सभ्यता को कब से कब तक बताया गया कि सभ्यता कब शुरू हुई थी और कब इस सभ्यता का पतन हुआ, कब डिक्लाइन हुआ। Period of the civilization, इस सभ्यता का समय क्या से क्या कब से कब तक था? नंबर 1,
According to John Marshall, John Marshall was an archaeologist. जॉन मार्शल एक पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने बताया कि सभ्यता का कार्यकाल क्या था। जॉन मार्शल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया के नाम इंडिया के पद पर भी काम कर चुके थे, एक पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने बताया कि यह सभ्यता 3500 BCE टू 2600 BCE यानी 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में यह सभ्यता विकसित हुई। सेकेंड, according to व्हीलर ने बताया कि सभ्यता 2500 BCE टू 1500 BCE। व्हीलर महोदय भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। लेकिन ये पूरी तरीके से इस बात को प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में जो ये कार्यकाल दिया गया है वो सही है भी या नहीं है। तो कालांतर में वैज्ञानिकों के द्वारा एक नई विधि, एक नया मेथड खोजा गया जिससे हम रेडियो कार्बन मेथड करते हैं। तो रेडियो कार्बन मेथड के अनुसार इस सभ्यता की एविडेंस को फिर से अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया और उसके आधार पर इस सभ्यता को रेडियो कार्बन विधि से 3 भागों में बांटा गया। 3 मुख्य भाग थे। अब उन 3 भाग के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो इस सभ्यता को रेडियो कार्बन विधि से 3 भागों में बांटा गया। आप देखते हैं कि किसी भी कार्य की 3 अवस्था होती हैं, प्रारंभिक अवस्था, विकास अवस्था और तीसरी पतन की अवस्था। तो इस सभ्यता को भी 3 भागों में रेडियो कार्बन विधि से बताया गया, जिसमें सबसे पहले जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी वो 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। उसमें उन्होंने अर्थात इस सभ्यता के लोगों ने अपने आप को सेटअप किया, अपने आप को मैनेज किया, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, इसकी सारी तैयारियां की। तो इसलिए इस काल को अर्ली हड़प्पन कल्चर या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सेकेंड, 2600 BCE to 1900 BCE मेजर हड़प्पन कल्चर। इसमें बताया जा रहा है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के दौरान यह सभ्यता पूरी तरीके से फली फूली विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने हर तरीके से अपना विकास किया। लेकिन आप देखते हैं कि हर वक्त हर व्यक्ति जो कभी जन्म लेता है, कभी अस्तित्व में आता है, एक दिन उसका पतन होता है। तो इस सभ्यता के लिए भी एक समय ऐसा आया जब यह सभ्यता पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, समाप्त हो गई, उसका अंत हो गया। तो उनका पतन कब से शुरू हुआ, एक रेडियो कार्बन विधि से बताया जाता है कि 1900 BCE to 1300 BCE, यानी 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के आसपास या इस कार्यकाल के दौरान ये इस सभ्यता की अंतिम अवस्था थी और इसी के दौरान इस सभ्यता का पतन हुआ, इस सभ्यता समाप्त हो गई। तो प्रारंभिक प्रौढ़ और उत्तर, हिंदी में हो गया प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता 3500 से 2600, प्रौढ़ हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 और उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300। इसका नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा। नोट्स बनाएंगे तो यदि कभी आप उसको भूलते हैं तो फिर से आप पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं। Extent of this civilization, सीमा मतलब बाउंड्री। तो इस सभ्यता का भी एक लिमिट फैलाव था, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड फैली हुई थी। इस सभ्यता भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र मिलाकर के फैली हुई थी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा और भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा मिलाकर के सभ्यता विकसित हुई थी। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से स्थल ऐसे थे जो इसकी सीमाओं का, इसकी बाउंड्री का निर्धारण करते थे। फर्स्ट हम शुरू करते हैं नॉर्दर्न साइड से। नॉर्दर्न बाउंड्री मांडा।
जम्मू एंड कश्मीर। उत्तरी सीमा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैप के माध्यम से हम दिखा देंगे आपको कहाँ पर स्थित है। सेकेंड, साउथर्न बाउंड्री दैमाबाद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र। दक्षिण सीमा महाराष्ट्र। ईस्टर्न बाउंड्री पूर्वी सीमा आलमगीर यूपी। उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न बाउंड्री पश्चिमी सीमा हाँ, ये देखिए चारों डायरेक्शन में ये चार साइड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा है। सॉरी, सबसे उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी सीमा सुक्का गंडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है वहां स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस सभ्यता की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी।
उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, एक पॉइंट को आप लिखिएगा, और यदि आपको डाउट होता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, इंडिविजुअल भी आप मैसेज करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट मन में मत रखिएगा, जहाँ भी आपको डाउट होता है आप डिस्कस करिएगा और नोट्स जरूर आप बनाइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टर्स, विशेषताएं। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी उसको हम देखेंगे। आगे देखते हैं कैरेक्टर्स, विशेषताएं। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस सभ्यता को हाईलाइट करती हैं, इस सभ्यता की महत्वपूर्ण बातों को इंडिकेट करती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो प्लान अर्बन सेंटर। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो एक प्लान अर्बन सेंटर, मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र। तो इससे हमें ये भी बात स्पष्ट हो जाती है कि यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता ना होकर के शहरी सभ्यता थी। अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, एक शहरी सभ्यता थी। एक बात में स्पष्ट कर रही है, प्लान अर्बन सेंटर। प्लान मतलब उन्होंने एक योजना बनाई थी, पहले से योजना बना करके, और उसको उन्होंने प्रेजेंट किया, उसको उन्होंने मूर्त रूप दिया। तो अब कौन कौन सी योजनाएं थी, क्या क्या वहां पर एविडेंस मिले, वो हम इसकी विशेषताओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रोड्स एंड ड्रेन्स, सड़कें और नालियां। बेटा, सड़कें और नालियां क्यों इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, इसमें क्या खासियत थी, उसे हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जिसे आप देखेंगे और देख करके आप नोट करेंगे कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी।
स्ट्रक्चर ऑफ रोड, रोड एक दूसरे को समकोण में काटती थी। अब आप ध्यान से देखना कि ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड एंड पैरेलल ऑफ पैरेलल रोड। ये जो नालियां बनाई गई हैं पानी के निकास के लिए, पानी के निकलने के लिए जो नालियां बनाई गई हैं वो रोड के पैरेलल होती थी। रोड के पैरेलल होती थी, रोड के समानांतर होती थी, अर्थात रोड बनी हुई है और रोड के जस्ट बाजू में मुख्य नाली बनी हुई होती थी। ड्रेन्स वर कवर्ड, ड्रेन्स वर कवर्ड, ये जो नालियां होती थी ये पूरी तरीके से ढकी होती थी और बीच बीच में उनके लिए जगह छोड़ा जाता था और उसके ठीक आकार के ढक्कन के आकार के पत्थर लगा दिए जाते थे। और जब भी कभी नाली में दिक्कत होती थी तो उन पत्थर को हटा करके उन नालियों को साफ कर दिया जाता था और फिर से उसको उसी प्रकार ढक दिया जाता था। तो ये नाली की विशेषताएं थी। रोड की कुछ विशेषताएं और थी, इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये रोड इस प्रकार बनी होती थी, जिसे मैं अपने हाथ के माध्यम से बताना चाहूँगा। इस प्रकार बनी होती थी ऐसे, तथा ये बीच में थोड़ा ऊपर होती थी और दोनों किनारे स्लो होती थी। इसलिए स्लो होती थी कि यदि किसी भी तरफ से हवा चले तो हवा के चलने से ही उस सड़क की सफाई हो जाए, वहां पर सफाई करने की जरूरत न पड़े। तो यदि इधर से हवा चलेगी तब भी ये साफ हो जाएगा और इधर से हवा चलती है तब भी ये साफ हो जाएगा। वाई बिकॉज ऊपर वाला जो बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। इस प्रकार नाली और रोड बनी हुई थी। एक और स्ट्रक्चर हम भी आपको बताएंगे, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर एक और स्ट्रक्चर हम बताते हैं, फिर कुछ पॉइंट हम आपको नोट भी करवाएंगे। रोड, इसकी ब्रेड्थ कितनी होती थी? इसकी ब्रेड्थ होती थी 13.5 to 33 फीट। ये इसकी ब्रेड्थ होती थी, चौड़ाई होती थी। तब इतनी चौड़ी तक नालियां होती थी, सड़कें होती थी 13.5 फीट से 33 फीट तक, मतलब कम से कम 13.5 फीट और अधिक से अधिक 33 फीट तक इसकी चौड़ाई होती थी। मैंने बताया कि ये प्राइमरी, ये कौन सी ट्रेन है? प्राइमरी ट्रेन। प्राइमरी ट्रेन या मेजर ट्रेन में कर सकते हैं। मुख्य नाली जो रोड के पैरेलल होती थी, एक मुख्य मेन हाईवे, तो ये सेकेंडरी रोड होती थी जो जाकर के कहीं भी मेन हाईवे पर मिलती थी। और इसके साथ भी पैरेलल दो तरफ नालियां होती थी। अब आप देखना कि जैसे ये सड़क किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन में जहां पर बस्ती बसी होती थी
उस बस्ती में भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता था। आप समझना इसे, रोड, रोड, ड्रेन, मतलब घरों से एक नाली निकल करके इस नाली में मिलती थी, एक गली होती थी, घरों से जो नाली होती थी आकर के लाइक ये होम, ये घर है, इस प्रकार बहुत सारे घर होते थे। इन घरों से नालियां निकल करके इस नाली में मिलती थी, इस नाली से पानी इस नाली में आता था और इस नाली से निकल करके मुख्य नाली में आकर के और शहर से बाहर पानी निकल जाता था। जो उनका यूज्ड वाटर था, घर में उपयोग किया हुआ जो गंदा पानी था, उस पानी को निकालने की ये तरकीब बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में, जो एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अब इसी में एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जो घरों के दरवाजे होते थे, घरों के दरवाजे भी पीछे की तरफ खुलते थे, आगे की तरफ नहीं खुलते थे। पीछे की तरफ उनके दरवाजे खुलते थे और आगे की तरफ हमेशा बंद रहता था। आगे की तरफ उनकी मेन रोड होती थी, तो रोड की तरफ उनके दरवाजे बंद होते थे। हाँ, कुछ ऊंचाई पर रोशनदान जरूर होते थे ताकि प्रकाश काफी मात्रा में घर के अंदर पहुंच सके, लेकिन जो मुख्य दरवाजा होता था, मुख्य द्वार होता था, वो पीछे की तरफ ही होता था। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना पढ़ लिए। इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें इन्फॉर्म करना, आप इसके लिए क्वेश्चन करना। और इसकी विशेषताओं में जो अन्य विशेषताएं हैं वो हम अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे और आप बराबर नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाते रहेंगे तो सारी महत्वपूर्ण बातें सिस्टमेटिक ढंग से आपके नोट्स में लिखी रहेंगी, फिर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।